अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या इंसान रेगिस्तान को सुधार सकता है? हमने घोड़ों को तो सुधाया है, बहुत मुश्किल जंगली जानवरों को भी सुधाया है, लेकिन क्या हम रेगिस्तान को सुधार सकते हैं? उससे अपनी मर्जी के काम ले सकते हैं? मैं आपको लेकर चलता हूं दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान की तरफ, जिसे सहारा रेगिस्तान कहा जाता है। ये रेगिस्तान अफ्रीका के बर्रे आज़म में है। 11 मुल्क इस एक रेगिस्तान में आते हैं और इस रेगिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब कहत साली अरूज पर है। आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, गर्मी आती जा रही है और पानी की किल्लत हमें साफ नजर आती है। 82% इसकी पॉपुलेशन सिर्फ बारिश के पानी पर गुजारा करती है। लेकिन अब इस रेगिस्तान को हम एक बाउंड्री के अंदर लेकर आ रहे हैं। इस बाउंड्री का नाम है ग्रेट ग्रीन वॉल और इस इनिशिएटिव का, इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में 11 मुल्क इकट्ठे अपने गिर्द एक बाउंड्री का हिसार बनाएंगे जो कि ग्रीन बेल्ट की तरह एक्ट करेगी, ताकि वो इस रेगिस्तान को बढ़ने से रोक सकें। क्योंकि इस रेगिस्तान का हर साल, हर 10 साल, हर 100 साल के बाद रकबा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। अगर हमने इसे रोकना है तो सबसे पहले हमें ऐसी एक वॉल बनानी पड़ेगी, एक पट्टी बनानी पड़ेगी जो कि जंगल की तरह इस रेगिस्तान को बढ़ने से रोक सके। और इसके लिए हम चलते हैं सेनेगल, जो कि अफ्रीका की मगरबी कोस्ट का एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके शहर डकार की तरफ। मैं आपको यहाँ पर वेस्ट कोस्ट की तरफ लेकर जा रहा हूँ और डकार से अगर आप अफ्रीका के बीच की तरफ ट्रेवल करें तो यहाँ पर आपको एक दरिया नज़र आता है जिसे सेनेगल रिवर कहा जाता है। और सेनेगल रिवर के गिर्द आपको इकोसिस्टम नज़र आएगा, आपको चरिंद परिंद नज़र आएंगे, आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। लेकिन जो ही आप इस दरिया के शुमाल की तरफ जाएंगे तो रेगिस्तान शुरू हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर इस दरिया की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। तो ये एक बाउंड्री है और उसके बाद आपको सहारा डेजर्ट साफ नज़र आ रहा है। इस हिस्से के, इस दरिया के नीचे जो हिस्सा है उसे सहल कहा जाता है। सहल वो हिस्सा है जहाँ एक ट्रांजिशन हो रही है, हम ग्रासी लैंड से सहरा की तरफ जा रहे हैं। तो जो बीच में हिस्सा है उसे, जो ट्रांजिशन लैंड है, उसे सहल कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ तो आप देखें कि कितना बड़ा डेजर्ट है। यानी अगर हम ये देखें तो तकरीबन ये अफ्रीका का आधा रकबा, उससे कुछ कम हिस्सा इस डेजर्ट में आ चुका है। और अब ये डेजर्ट हर 100 साल के बाद 10 गुना 10% बढ़ जाता है। 10% का मतलब ये है कि 100 साल में अगर 10% बढ़ रहा है तो 1000 में ये दुगना हो जाएगा, इसको अगर रोका ना गया। और इसलिए इसके गिर्द एक वॉल बनाई जा रही है। वो वॉल यहाँ पर आपको गहरे ब्राउन कलर की दिखाई जा रही है बड़े नक्शे में, और छोटे नक्शे में आप देख सकते हैं कि आपको ग्रीन पट्टी के तौर पर दिखाई जा रही है, जो कि 15 किलोमीटर इसकी विड्थ होगी। तो इस वॉल की, इस ग्रीन बेल्ट की विड्थ 15 किलोमीटर होगी और 7600 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। कितनी बड़ी वॉल है जो कि इंसान बनाने जा रहा है, और इसे बनाने का मकसद यह है कि हम रेगिस्तान को रोक सकें। मैं आपको यहाँ पर अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आप अफ्रीका के जनूबी हिस्सों की तरफ आ जाए तो यहाँ पर आपको रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, ऐसे जंगल जो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। उससे ऊपर चले जाए तो आपको सवाना मिलेंगे। सवाना का मतलब ग्रासी लैंड है, हमवार ग्राउंड है जहाँ पर घास ही घास होती है। और इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको सहल नज़र आएगा। सहल वो हिस्सा है जहाँ ग्रासी लैंड आहिस्ता आहिस्ता अब रेगिस्तान की तरफ ट्रांजिशन में है। तो ये आपको ग्रासी लैंड से सूखे हुए नज़र आएंगे, लेकिन बिल्कुल रेगिस्तान की तरह नज़र नहीं आएंगे। और उसके बाद ह्यूमिडिटी भी अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको खुश्की ज़्यादा नज़र आएगी। और फिर हम सहारा की तरफ चले जाते हैं। जब हम शुमाली इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सहारा डेजर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा ले रहा है। जब पहली मरतबा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो लोकल कम्युनिटीज़, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान कभी चेंज को
बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। चेंज पर हमारे दिमाग को वर्क करना पड़ता है, एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, इसलिए चेंज हम फ़ौरन रेजिस्ट करते हैं। जबकि जो हैबिट्स होती हैं वो ऑटो पायलट होती हैं, वो खुद ब खुद चलती रहती हैं, दिमाग की ज़्यादा एनर्जी नहीं लेती। तो हम यही समझते हैं, हमें अच्छा भी ये लगता है कि हम रूटीन के काम करते रहें। तो जब यूएन ने जाकर लोकल कम्युनिटीज़ को कहा, यूनाइटेड नेशन ने, कि हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉल बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने तो कई सालों से, 50-50 सालों से, 100-100 सालों से यहाँ पर पौधे उगते हुए नहीं देखे। आप ये कैसे बात कर सकते हैं कि यहाँ पर इतने ज़्यादा बड़े जंगल उगेंगे और उनकी बेल्ट बनाई जाएगी? तो उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला ये था कि वहाँ की कम्युनिटी को ये एक्सप्लेन किया जा सके, उनका माइंडसेट चेंज किया जा सके कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। और जब उनका माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता बदला, तो उन्होंने खुद ही इस चीज़ को टेक ओवर कर लिया। वहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ बन गई, बिल्कुल ऐसे जैसे केपीके में हमारे जंगलात लगे, तो वहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम बनना शुरू हो चुका था। वहाँ पर फॉरेस्ट पुलिस भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाती, वहाँ पर लोगों को उन जंगलात की हिफाजत से भी, चौकीदारी से भी पैसे मिलते हैं, लगाने के भी पैसे मिलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये मॉडल पहले यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये मॉडल तकरीबन यहाँ 10 सालों से चल रहा है। तो जब लोग इसमें दाखिल हुए और जंगल लगना शुरू हुआ, तो ये जंगल बिल्कुल वैसा ही था जैसे अमेज़न के जंगल हैं। मैं आपको यहाँ पर इनकी तस्वीर भी दिखाऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इनके जंगलों को बिल्कुल वैसे ही देखा गया। इस कम्युनिटी ने 3 लाख हेक्टेयर पिछले 10 सालों में कल्टीवेट किया। 3 लाख हेक्टेयर, हेक्टेयर एकड़ से कुछ बड़ा होता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं आपको यही कह दूं कि अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख एकड़ को इन्होंने कल्टीवेट किया है, तो आप हैरान हो जाएंगे इस लोकल अफ्रीका की कम्युनिटी ने। और इन्होंने कैसे कल्टीवेट किया, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की वो ये थी कि ज़मीन पर छोटे छोटे आधे चांद बनाए गए। मैं आपको यहाँ पर आधे चांद दिखा रहा हूँ। तो अगर आप वैसे कोई चीज़ लगाना चाहेंगे इस एरिया में, साहेल में या डेजर्ट में, तो आप नहीं लगा सकते क्योंकि पानी नहीं होता। उसके लिए इन्होंने एक ख़ास किस्म की क्यारी डिज़ाइन की, जो कि आपको यहाँ पे तस्वीर में दिखाई भी जा रही है, और इसे हाफ मून कहा जाता है। तो जब हाफ मून बनाए, ये स्पेशल स्ट्रक्चर थे जो कि बारिश का पानी अपने अंदर रिटेन रखते थे। तो अब जब भी बारिश होती थी, हाफ मून का डिज़ाइन ऐसे बनाया गया कि ये आगे से इस तरह तिरछा था ताकि पानी इसके अंदर आ जाए, और पीछे से ये ऊपर था। तो आगे से नीचे था और पीछे से ऊपर था, बिल्कुल इस तरीके से। तो पानी जो है वो जब पड़ता था वो फौरन इस डी में आ जाता था और बाहर नहीं निकल पाता। और इसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के पौधे और दरख्त लगाए होते। तो 4 मीटर इसका डायमीटर था, और एक आदमी एक दिन में तकरीबन इसे बना लेता था। मैं आपको यहाँ पर हाफ मून दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे पहले दिन और 9वें दिन आप फ़र्क देखें कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा और कितनी तेज़ी से इसमें कल्टीवेशन होना शुरू हो गई। शुरू में तो पानी दिया गया थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद अब इस टाइम बारिश का पानी ही इस्तेमाल करना है। इसमें जो स्पीशीज़ लगाई गई वो भी ख़ास किस्म की स्पीशीज़ थी। हर किस्म का पौधा यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता था, बल्कि ख़ास किस्म के पौधे यहाँ पर लगाए गए। और सेटेलाइट तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी बेल्ट में आपको आधे चांद नज़र आते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक अपनी किस्म का मक्खियों का छत्ता हो। क्या पौधे लगाए गए इस बंजर सहारा डेजर्ट में? सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स की तरफ। यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स लगाए गए। डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स क्या होते हैं? फ़र्ज़ कीजिए कि आपने गोभी के 100 फूल बोए, उनमें से 10 फूल ऐसे थे जो बहुत बड़े थे, तो आपने उन फूलों से बीज लिया और फिर उनको बो दिया। अब फिर बड़े फूलों को लिया, फिर उनको बड़े फूलों के बीजों को लिया, उनको बो दिया। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता गोभी की जो साइज़ होगा आपके पास वो बड़ा होता जाएगा। इसे कहते हैं कि हमने उसको डोमेस्टिकेट कर दिया। तो हमने यहाँ पर ज्वार, हमने यहाँ पर बाजरा बोया, हमने मुख्तलिफ़ किस्म के और भी प्लांट्स बोए, दरख्त भी बोए, लेकिन ज्वार और बाजरा इसलिए बोया गया कि एक तो खाने के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा इसका बायोमास होता है, तो इसको फूड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बाद में इसको एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 8000 सालों से ये पौधे यहाँ पर बोए जा रहे हैं सहारा डेजर्ट में। हम अगर बात करें ज्वार की, तो 8000 साल पहले जो शिकारी थे जो यहाँ पर शिकार करते थे वो भी इन पौधों को बोते थे, और जो बड़े ज्वार होते थे उनके फिर बीज लेकर आगे
उनको बोया जाता था और बिल्कुल जिस तरीके से मैंने आपको साइकिल बताया उसी तरीके से हमने इनको डोमेस्टिकेट किया और अब हमारे पास इनकी बहुत अच्छी यील्ड आ गई है और उसी यील्ड को यहाँ पर बोया गया है। तो अगर आप आम ज्वार को देखें या आम पौधों को देखें तो आपको साफ फ़र्क नज़र आएगा कि डोमेस्टिकेटेड और जो आम पौधा होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो ये बेहतर तरीके से इस कंडीशन को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए और डेजर्ट में बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं और लोकल कम्युनिटी को भी पता है कि इसे कैसे परवान चढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें इसके लिए फ़ायदेमंद थी कि हम यहाँ पर इन 2 पौधों को बहुत लेकर आए। लेकिन उसके साथ साथ हमने और पौधों को भी यहाँ पर बोया, यहाँ पर टोमेटोज़ को, टमाटर्स को, मोरिंगा को, फिर पिजन टी और फिर भिंडी। ये वो चीज़ें हैं। अब भिंडी ग़िज़ाई एक सब्ज़ी है, उसके साथ मोरिंगा भी, टोमेटो भी। तो यहाँ से फिर ग़िज़ा के लिए भी चीज़ें लोगों ने काश्तकारी करना शुरू कर दी। तो हम बीच वाले जो डी थी उसमें एक बड़ा दरख्त भी लगाते थे और उसके बाद उसके गिर्द छोटे-छोटे वेजिटेबल्स और छोटे-छोटे पौधे बोए जाते थे। लेकिन उसके साथ-साथ इसके बीच में सीधी जो आपके यहाँ पट्टियाँ हैं वो भी रखी जाती थी। तो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो आपके पास स्ट्रेट लाइन्स भी थे, इनमें भी हम मुख्तलिफ़ किस्म के मिक्स पौधे बोते थे। तो एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था कि किस तरीके से, जैसा सड़क का एक स्ट्रक्चर होता है, इसी तरीके से इस ग्रीन बेल्ट का भी एक पूरा स्ट्रक्चर है कि हम किस तरीके से इसे आगे लेकर जाएंगे। हम 10 सालों से इस पर काम कर रहे हैं और अब काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आना शुरू होगा। आप इंटरनेट पे जाके इसकी वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। इसे अभी वक्त लगेगा पूरा होने के लिए, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि आप एक रेगिस्तान को, उसके फैलाव को रोक रहे हैं कि जब भी मुझे किसी जगह पर जाकर लोगों को ये बताना होता है कि ये काम, एक स्कूल को आप बदल सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी को आप बदल सकते हैं, अपने ऑफिस का माहौल आप बदल सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, किसी को मोटिवेट करना होता है। क्योंकि मैं एक साइंस कम्युनिकेटर हूँ तो मैं अमूमन ये एग्जांपल देता हूँ कि जब हम एक सहरा को सुधार सकते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है जिन पर इंसान काबू नहीं पा सकता। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दोस्तों तक पहुँचाते रहिए।